बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके मेजर दो पोर्शंस है। फर्स्ट हाफ जो आपकी बुक का है वो इनऑर्गेनिक पोर्शंस, वो उसमें इनऑर्गेनिक चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 6 चैप्टर जो हैं वो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसके बाद जो आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं 7 से लेकर 13 तक, उनमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसके अलावा एंड वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसके लिए अब अपनी बुक्स का पेज नंबर 118 ओपन कर लीजिए। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अब इसके लिए हमें देखना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कहाँ से हुआ। सबसे पहले हुआ कुछ यूँ कि कुछ साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स डिस्कवर किए, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डिस्कवर किए जिसके बारे में उनका ख्याल था कि इनको हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। मोस्टली ये वो सब्सटेंसेस थे जिनका ओरिजिन एनिमल्स या प्लांट्स थे, और उनका ये ख्याल था कि इन सब्सटेंसेस को बनाने के लिए हमें कोई गॉड गिवन पावर चाहिए, कोई सोल चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जिसकी वजह से ये बन सकते हैं। इसके अलावा हम इन्हें लैब में तो बना नहीं सकते। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स है जो आमतौर पे उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे और जिनके ऊपर मोस्टली केमिस्ट्री बेस्ड करती थी, उनकी मदद से हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिकल, जैसे कि आपके पास अल्कोहल्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स वगैरह होते हैं, इनको हम नहीं बना सकते। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट का इस पर कंसेंसस था कि हम इस तरह की कोई भी सब्सटेंसेस जिनका ओरिजिन एनिमल्स या प्लांट्स हैं या जिनको हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, हम उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इस थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, जिसके जवाब में आपने 2-3 लाइन्स में क्लियरली लिखना होता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। बहरहाल इस पर काफ़ी साइंटिस्ट का कंसेंसस था जो कि ये गलत थी। बाद में इसको नलीफाई कर दिया गया था। इसको सबसे पहले नलीफाई किया था फ्रेडरिक वुलर ने। फ्रेडरिक वुलर ने सबसे पहले एक अमोनियम साइनेट से, जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसकी डीकम्पोजिशन से यूरिया को सिंथेसाइज किया। जो आपको अपने राइट साइड पे इक्वेशन नज़र आ रही है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो यूरिया है और जो रिएक्टेंट है वो आपके पास अमोनियम साइनेट है। तो फ्रेडरिक वुलर ने सबसे पहले ये क्लियर कर दिया था कि हम लैब में भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। इस यूरिया के सिंथेसाइज होने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे जो सब्सटेंसेस हैं ऑर्गेनिक नेचर के वो डिस्कवर हुए, लेकिन सबसे पहले यही हुआ था और फ्रेडरिक वुलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु नलिफाइड द वाइटल फोर्स थ्योरी। यूरिया की डिस्कवरी के बाद हमारे पास एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आती है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑर्गेनिक क्योंकि ये काफ़ी सारे जो इसके कंपाउंड्स का ओरिजिन है वो लिविंग थिंग्स का है, और इसके लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें जो कंपाउंड्स हैं उनका जो मेजर कंपोनेंट है, उनकी जो मेजर परसेंटेज है वो कार्बन और हाइड्रोजन होती है। इसके अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिनको हम हेट्रोएटम्स बोलते हैं, जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि हेलोजन्स हैं, सल्फ़र है, आपके पास नाइट्रोजन है। इस तरह के कंपाउंड्स, इनको हम हेट्रोएटम्स बोलते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। लेकिन जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, वो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उसकी जो बैकबोन होती है वो कार्बन की बनी हुई होगी, ठीक है। और उसके साथ आपके पास कार्बन की वैलेंसी को जो मोस्टली एटम सेटिस्फाई करते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। आज सिर्फ हम बेसिक्स को देखेंगे, कल से हम देखेंगे कि कार्बन ये क्यों करता है या इसकी वजह क्या है, हम डिटेल से। लेकिन आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है। तो आपके पास आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो सारे कंपाउंड्स की स्टडीज़ जो जिनका मेजर कंपोनेंट कार्बन और हाइड्रोजन हो, और ऐसे कंपाउंड्स जो इनके डेरिवेटिव्स हों, उनकी स्टडी, उनकी एनालिसिस, उनकी सिंथेसिस, उनकी प्योरीफिकेशन, उनकी एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। आपने एक अच्छी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेनी है फॉर योर एग्ज़ाम्स, डेफिनेटली आफ्टर बीइंग क्लियर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक, उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको अपनी हर तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नज़र आएंगे। ज़्यादातर ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जितनी तमाम चीज़ें हैं सब की सब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा
आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा हुआ है, ब्लड के अंदर आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा हुआ है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट्स के अंदर आपने क्लोरोफिल पढ़ा हुआ है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब ये कि आपकी जो बेसिक केमिस्ट्री जो आपके अराउंड है, वो उसमें मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर ऑफ ऑर्गेनिक इन नेचर। तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हर तरफ है। देख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पे आपकी बुक ने भी यही लिखा हुआ है कि हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, सॉइल के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस हैं वो ऑर्गेनिक और इनके हैं। ऑर्गेनिक और इनका आपको कैसे पता चलेगा? ये वो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आमतौर पे कार्बन के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सम कार्बोनेट्स। इसके अलावा जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो सब के सब ऑफ ऑर्गेनिक नेचर है। ठीक है, ये आपने एक नज़र देख लेना है। इसके अलावा आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द जितने भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नज़र आ रहे हैं उनकी एक आपने लिस्ट बनानी है। अच्छा जी, इसके अलावा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कुछ आपकी बुक में सोर्सेज दिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इसके अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये तीनों चीज़ें आपको फ्रॉम दी अर्थ मिलती हैं, फ्रॉम दी क्रस्ट ऑफ दी अर्थ। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होती हैं। कोल को जब आप हीट करते हैं आपको काफ़ी सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। तो इसलिए कोल जो है आपके पास सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसी तरह नेचुरल गैस जो मीथेन होती है, CH4, ये भी आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसके साथ जब हम इसको निकाल रहे होते हैं तो और भी काफ़ी सारे हमारे पास ऑर्गेनिक रियन के कंपाउंड्स आ रहे होते हैं। पेट्रोलियम जो है आपके पास, ऑयल, गैसोलीन, ये भी आपके पास, पैराफिन और इसके साथ साथ डीजल, ये जितनी भी चीज़ें जब हम अर्थ से निकाल रहे होते हैं सब की सब ऑर्गेनिक रियन है। इसके अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि प्लांट्स में से आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे कि पॉलीफिनोल्स हैं, अल्कलॉइड्स हैं, एक्सेट्रा। लेकिन क्योंकि वो आपकी बुक में नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। आपने अपनी बुक को फॉलो करना है क्योंकि पेपर जो है वो आपको आपकी बुक से आएगा। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपकी टास्क ये है कि आपने इनको, ये जितनी डेफिनेशंस अभी तक आई इनको कवर करना है। जो पॉइंट्स आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ उसको लिस्ट आउट कर लीजिए। जो मैंने कहा है कि अभी हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपने जब तक उसको रेडी रखना है कि जब तक आपने प्रीवियस वाले को कवर करके रखना है। इसके अलावा आपने लिस्ट बनानी है कि हमने हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।